नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। संत कबीरदास ने लिखा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। लेकिन ये भक्ति काल के समय की बात है। संत कबीरदास को चुनाव नहीं लड़ना था, उनको चुनावी राजनीति में नहीं उतरना था, उनको राजनीतिक दल नहीं बनाना था और उनको चुनाव नहीं जीतना था, सत्ता में नहीं आना था। तो वो ऐसी बातें कर सकते थे, वो समाज के हित को ध्यान में रखकर बात कर सकते थे। लेकिन दलगत हित जो है वो समाज हित से कई बार अपने देश में ऊपर हो जाता है। तो अब सरकार, केंद्र सरकार जो सेंसस कराने जा रही है, जनगणना कराने जा रही है, अगली उम्मीद है कि इसी साल शुरू हो जाएगी, जो 2021 में होनी चाहिए थी, उसमें जातियों की गिनती भी होगी। तो अब आपको देश में अपनी जाति बतानी पड़ेगी। तो हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे अपनी जातीय पहचान को लेकर। जो फैसला हुआ है सरकार का, उसके बारे में बात करता हूं। पहले इस बात को समझ लीजिए कि ये इस फैसले पर पहुंचने की नौबत क्यों आई। क्योंकि फैसला जो हुआ है वो तो घोषित हो चुका है। केंद्र सरकार इस मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, उसका रवैया बड़ा स्पष्ट शुरू से नहीं था। एक बार कहा कि सैद्धांतिक रूप से, संसद में गृह राज्य मंत्री ने कहा, संसद में कहा कि हम इस मामले में सैद्धांतिक रूप से इसके खिलाफ है, इसलिए हम जाति की गिनती नहीं कराएंगे। फिर जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब उन्होंने संसद में कहा था कि हम सेंसस में, यानी 2021 का जो सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसमें पिछड़ी जातियों की गिनती कराएंगे। तब से अब तक में राजनीति बहुत बदल चुकी है। तब से अब तक में जो कुछ हुआ है उसको ध्यान में रखिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आखिरी बार जो जाति की गणना हुई थी वो अंग्रेज़ों ने कराई थी। शुरू भी उन्होंने कराई थी। उन्होंने शुरू कराई थी 1881 में। देश में पहली जनगणना, जातियों की गणना जनगणना के साथ हुई थी 1881 में। अंग्रेज देश को जातियों में बांटना चाहते थे, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। इतिहास गवाह है, इतिहास की घटनाएं और जो कुछ हुआ, जो तथ्य सामने हैं, वो सब बताते हैं। और अंग्रेज़ों ने ही इस जाति की गिनती को बंद भी किया। 1931 में आखिरी जाति की गिनती हुई सेंसस के साथ। हम आज़ाद हुए, 1951 में पहला मौका आया जनगणना का आज़ाद सरकार को। उस समय सरकार ने स्टैंड लिया कि जाति की गिनती नहीं कराएंगे, केवल दलित और आदिवासी जातियों की गिनती होगी। उसके अलावा कौन किस मजहब का है उसकी गिनती होगी। इसके अलावा किसी जाति की गिनती नहीं होगी। और ये स्टैंड सरकारें बदलती रहीं, कंसिस्टेंट रहा। तो 1951 में आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई, 61 में दूसरी हुई, फिर 71 में तीसरी हुई, और उसके बाद 81 में चौथी हुई, और फिर 91 में पाँचवीं हुई। इन पांचों जनगणनाओं में 10-10 साल पे जनगणना होती है, आपको पता है। कांग्रेस की ही सरकार रही। फिर उसके बाद 2001 आया। 2001 में जो जनगणना हुई, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय भी जातियों की गिनती नहीं हुई थी। उसके बाद 2011 में हुई। छठी बार मौका था कांग्रेस के सामने, जनगणना में जाति की गिनती कराने का। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया। लेकिन उसके बाद फिर राजनीति सामने आई, तो कांग्रेस ने एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कराया। और उसका जो नतीजा आया, उसके जो आंकड़े आए, नतीजा नहीं बल्कि कहना चाहिए आंकड़े जो आए, वो इतने उलझे हुए थे कि सरकार की हिम्मत ही नहीं हुई उसको सार्वजनिक करने की। क्योंकि आपको मालूम है, हमारे देश में जातियों का जो वर्गीकरण है, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो है पिछड़ा वर्ग और दलित समाज को लेकर है। समस्या ये है कि एक जाति जो किसी राज्य में पिछड़ा वर्ग में आती है, वो दूसरे राज्य में सवर्णों में गिनी जाती है। एक जाति जो पिछड़ा वर्ग में आती है किसी राज्य में, दूसरे राज्य में दलित में गिनी जाती है।
और जातियों की संख्या जिस हिसाब से बढ़ी है आज़ादी के बाद से, अब ये जातियों की संख्या कैसे बढ़ गई, इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर किसी के पास नहीं है, किसी समाजशास्त्री के पास नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है कि आज़ादी के समय जो संख्या थी जातियों की उसमें कई कई गुना, 10 गुना 20 गुना वृद्धि कैसे हो गई। लेकिन तर्क के आधार पर राजनीति नहीं चलती है, और राजनीति जब करना हो बंटवारे की तब तो तर्क की और ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो फैसला हुआ है जाति की गिनती कराने का भारत सरकार ने किया है, उसका दो कारण मुझे समझ में आता है। एक तो 2024 के चुनाव का नतीजा, लोकसभा चुनाव का नतीजा, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, ये मुद्दा विपक्ष ने चलाया और कई राज्यों में इसको नीचे तक पहुंचाया। पूरे देश में नहीं पहुंचा पाए, लेकिन कुछ राज्यों में इतना पहुंचा सके कि बीजेपी की सीटों की संख्या कम कर दे। उसके बाद बिहार पहला प्रदेश बना देश का जिसने जाति की गणना की। वैसे राज्य का विषय नहीं है ये, कोई भी स्टेट जो है सेंसस नहीं करा सकता, कास्ट सेंसस भी नहीं करा सकता, सर्वे करा सकता है। बिहार सरकार ने कास्ट सर्वे कराया, पहली सरकार थी, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने और उसके साथी दलों ने दबाव बनाना शुरू किया कि राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। कर्नाटक में सिद्धरामैया जो इस समय मुख्यमंत्री है कांग्रेस के, वो अपने पिछले कार्यकाल में उन्होंने कास्ट सर्वे कराया था। उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की आज तक कांग्रेस को हिम्मत नहीं हुई। इस बीच में 5 साल बीजेपी की भी सरकार रह चुकी। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिन जातियों के बारे में जो धारणा है, कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो लिंगायत वो का लिंगा, जो कास्ट सर्वे हुआ है सिद्धरामैया की सरकार के समय में, उसके हिसाब से उनकी संख्या, आबादी में उनका प्रतिशत, उनका हिस्सा जो है वो जितना पहले माना जाता था उससे कम दिखाई दे रहा है। और उनका कहना है कि ये वैज्ञानिक सर्वे नहीं है। बिहार की जनगणना को लेकर भी ऐसे ही सवाल उठे। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उसने कराया, उसकी भी रिपोर्ट को लेकर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं। ये वैज्ञानिक रूप से नहीं कराया गया है। इसमें जिस तरह से कुछ जातियों को अचानक कई गुना उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई गई है और कुछ की एकदम से घटती हुई दिखाई गई है, ये इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जाति की गिनती में कोई समस्या नहीं है, समस्या है उसके बाद की राजनीति में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके साथी ये तय कर चुके हैं कि समाज को तोड़ना है। उनको एक बात समझ में आई है। राहुल गांधी पिछले 20-21 साल से राजनीति में हैं। 21 साल में एक बात उनको समझ में आई है कि अगर बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो हिंदू समाज को जातियों में बांटना पड़ेगा। और उनके साथ साथ उनके जो साथी दल हैं, ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, उनको भी वो, उनमें से ज़्यादातर तो केवल जाति पर आधारित पार्टियां हैं। जाति उनकी है, उसकी संख्या है, इसके कारण सत्ता में आ जाती हैं और सत्ता से बाहर भी चली जाती हैं। समीकरण किसके साथ कैसा बैठता है इस पर निर्भर करता है। लालू प्रसाद यादव के पास देश में सबसे तगड़ा समीकरण है, सामाजिक समीकरण, यादव और मुसलमान का। इसके बावजूद वो 15 साल सत्ता में ज़रूर रहे, लेकिन सिर्फ एक बार स्पष्ट बहुमत मिला 1995 में, उसके अलावा कभी बहुमत नहीं जुटा सके। 2010 में तो हालत ये हो गई आरजेडी की, इतने बड़े सामाजिक आधार के बाद भी उनको 243 243 सीट्स हैं बिहार विधानसभा की, उसमें 23 या 27 सीटें मिली। वो उनकी पार्टी जो है हाशिए पर चली गई होती और शायद ख़त्म भी हो जाती। ख़त्म तो खैर राजनीति में कोई दल होता नहीं है, और ख़त्म होने से मेरा मतलब हमेशा ये स्पष्ट करता हूँ कि वो सत्ता की दावेदार न रह जाए तो उसको समझिए ख़त्म हो गई। तो उस दृष्टि से देखें तो उसको नया जीवन देने का काम किया नीतीश कुमार ने जब 2013 में वो एनडीए छोड़कर गए। उसका फ़ायदा सिर्फ इतना हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। तो अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उन्होंने बिहार का कितना बड़ा नुकसान किया, इसका आकलन आने वाले समय में होगा और वो दिखाई दे रहा है सामने। इसीलिए आजकल आप देख रहे हैं नीतीश कुमार को बार बार बोल रहे हैं कि अब नहीं
जाऊंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तो क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अब मुख्यमंत्री पद पर खतरा नहीं है। तो उन्होंने जब भी पलटी मारी है उस समय उनका मुख्यमंत्री पद खतरे में उन्हें नजर आया। तभी 2013 में थोड़ी स्थिति अलग थी, मुख्यमंत्री पद खतरे में नहीं था उस समय प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा थी। इसी तरह से दूसरी बार गए तब भी उनको लगा कि वो अगर विपक्षी दलों की गठबंधन सरकार बनती है तो उसमें प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसीलिए जब इंडी अलायंस बना तो असल में उसके आर्किटेक्ट वो बने। उनको लगा कि हमको जिम्मा मिल जाएगा, हमको नेतृत्व मिल जाएगा। लेकिन बात केवल बिहार की नहीं है, पूरे देश की है। सवाल ये है कि ये कदम केंद्र सरकार ने क्यों उठाया। केंद्र सरकार इस समय जो परिस्थिति है देश में, पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी में है। पुलवामा में जो घटना हुई और जिस तरह से धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, निर्दोष लोगों को, उसके बाद देश भर में एक आक्रोश है, गुस्सा है। देशवासी चाहते हैं कि इसका बदला लिया जाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए जो उसे जीवन भर याद रहे। इस तरह की गलती, इस तरह की हिमाकत, इस तरह का अपराध करने की फिर वो हिम्मत करने लायक भी न रहे। और सरकार और हमारी सेनाएं इसकी तैयारी कर रही हैं। तारीख क्या होगी ये तय करने का जिम्मा प्रधानमंत्री ने सेनाओं को दे दिया है कि तारीख आप तय कीजिए, टारगेट आप तय कीजिए, किस तरह से हमला करना है ये भी आप तय कीजिए। तो ये तो होना है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई इसमें ये नहीं है कि होगा कि नहीं। वो उस सवाल से हम आगे निकल गए। ये तो होना ही है। सवाल सिर्फ इतना है कि किस तारीख को, कितने बड़े पैमाने पर और किन साधनों से मेरा मतलब है आर्मी पहल करेगी, एयरफोर्स करेगी या हमारी नेवी करेगी। तय तो ये भी हो चुका होगा, लेकिन हमको पता चलेगा जब एक्शन होगा। तो हमको आपको थोड़ा धैर्यपूर्वक इंतज़ार करना चाहिए कि ये एक्शन होगा ज़रूर, इसके बारे में कहीं से कोई आशंका नहीं है। ये बिल्कुल तय बात है। एक्शन ऐसा होगा, प्रधानमंत्री के ही शब्दों में, जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन होगा। लेकिन राजनीति तो उससे रुकेगी नहीं। एक्शन होगा, देश भर में एक माहौल बनेगा राष्ट्रवाद का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय गौरव का। और विपक्ष को याद है कि 2019 में केवल एक एयर स्ट्राइक के बाद किस तरह का माहौल बना था। उनको लग रहा है कि ये एक्शन हुआ तो उसके बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो उनके पास कुल मिलाकर एक मुद्दा बचा था और वो मुद्दा था जाति की गिनती। जाति की गिनती के नाम पर अलग अलग जातियों के नेताओं को गोलबंद करो और हिंदुओं को जातियों में बांटो। इसीलिए बटोगे तो कटोगे का नारा जो चल गया इन 5 विधानसभा चुनाव में, वो इसीलिए चल गया कि हिंदू एक हो रहे थे। विपक्ष की इस समय सबसे बड़ी समस्या उनके राजनीतिक अस्तित्व पर जो आंच आ रही है वो ये है कि हिंदू बट नहीं रहे हैं। हिंदुओं को बांटना उनकी प्राथमिकता में है और उसके लिए उनके पास एक ही मुद्दा बचा था। ये संविधान और आरक्षण का मुद्दा तो एक बार वो तीर चल गया, वो बेकार हो चुका है, अब चलने वाला नहीं है। तो जाति की गिनती का मुद्दा, इसीलिए आप देखेंगे राहुल गांधी और उनके साथी जहां भी बोलते हैं इसी मुद्दे पर बोलते हैं। सरकार को घेरने का उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हमेशा इस मुद्दे की बात करते हैं और सरकार को ये अनुमान था कि पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन के बाद जब राष्ट्रीयता का ज्वार उठेगा, जब राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना, सेनाओं के प्रति गर्व की भावना ये आएगी और सरकार की वाहवाही होगी, उस समय हम क्या करेंगे। तो उनके पास यही एकमात्र हथियार बचा हुआ था। सरकार को मालूम था कि इसके बाद इस पर जो है बहुत ही भीषण रूप से अभियान चलेगा। हर प्रदेश में इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने की कोशिश होगी। तो सरकार ने उसको एक तरह से प्रीएम्प्ट कर दिया है। जो विपक्ष की नज़र में उसके पास ब्रह्मास्त्र था, उस ब्रह्मास्त्र की ताकत ख़त्म कर दी है। जो उसको वरदान मिला हुआ था हिंदुओं के बंटवारे की ताकत से, ये जाति की गणना का, उस ब्रह्मास्त्र की ताकत, शक्ति जो है
पूरी तरह से ख़त्म कर दी है पहल करके कि हम जाति की गणना करा रहे हैं। और दूसरा कारण है कि बहुत हाइप क्रिएट करके बिहार में जाति की गिनती कराई गई। 2 साल हो रहे हैं। जाति की गिनती के बाद से बिहार की राजनीति में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं आया है। जैसे राजनीति चल रही थी वैसे ही चल रही है, बल्कि एक मायने में कहें तो जो है परसेप्शन के लेवल पर गैर एनडीए दलों को नुकसान ही होता हुआ दिखाई दे रहा, कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जाति की गिनती से एनडीए या बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी राजनीतिक रूप से, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि राष्ट्रवाद का जो माहौल बने उसको बिगाड़ने के लिए, जैसे दूध को अगर आपको फाड़ना हो तो एक बूंद नींबू की काफ़ी होती है, इसी तरह से विघ्न संतोषियों के पास एक छोटा सा मुद्दा होता है जिससे वो पूरे माहौल को खराब कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि इस समय में ये फैसला लिया गया है। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने खबर पढ़ी थी अचानक कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है प्रधानमंत्री से मिलने उनके सरकारी आवास पर गए। अब ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। पिछले 11 साल में ऐसा मौका नहीं आया था। अभी महीने 1.5 महीने पहले नागपुर में दोनों मिल चुके थे, वो भी एक तरह से बहुत बड़ी घटना थी। बहुत तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन उससे एक संदेश गया कि ये जो अभियान चलाया जा रहा है कि संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद है, लड़ाई है, झगड़ा है, मनमुटाव है, वो सब खत्म हो गया। इस मुलाकात का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आ रहा है सरकार के फैसले के बाद कि संघ को विश्वास में लेना चाहता था भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व, और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, क्योंकि ज़मीन पर इस मुद्दे पर काम करने की जिम्मेदारी संघ पर ही आने वाली है। संघ ही ज़मीन पर हिंदुओं की एकता का अभियान तेज कर सकता है, उसको सफल बना सकता है, और हिंदुओं को जातियों में बांटने की जो विपक्ष की कोशिश है उसको रोक सकता है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, हालांकि मेरा मानना है कि जो है ये अगर हम आज़ादी के 77 साल बाद लोगों की जाति पूछने जा रहे हैं तो इससे कोई विकास का मॉडल निकलेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। ये बंटवारे का मॉडल है, लेकिन ये जिसको अगर आप शेयर मार्केट की भाषा का मैं इस्तेमाल करूं तो कट योर लॉसेस, मतलब नुकसान की भरपाई, नुकसान को कम करने की कोशिश। इसके जरिए जो नुकसान करने की कोशिश होती, हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती, उस कोशिश के हथियार को भोथरा कर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उनके सामने एक व्यवहारिक उदाहरण बिहार का है, उनके सामने 2 और उदाहरण हैं कर्नाटक का, जहाँ की रिपोर्ट जो है वहाँ की सरकार सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। तो ये दुधारी तलवार है। दरअसल इस समस्या ये है, सरकार इसको टालती ये इसलिए भी रही है कि करा तो दें, कराने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं है। किस तरह से ये पूरा मुद्दा प्ले आउट करेगा, ये जो है एक तरह से अननोन है, जिसको कह सकते हैं आप नोन अननोन। यानी जातीय विभाजन का सिलसिला तेज भी हो सकता है, या हो सकता है कोई प्रभाव ना हो, जैसा कि बिहार में देखने को मिल रहा है। तो एक अनिश्चितता के दौर में हम इसके बाद जाएंगे, सामाजिक रूप से कहें, और सामाजिक रूप से अनिश्चितता होगी तो राजनीतिक अनिश्चितता भी होगी। तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए विपक्ष के हाथ में उसका जो सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा एजेंडा था, उसको प्रधानमंत्री ने छीन लिया है। तो अब आप देखिए, जब गणना होती है, उसकी रिपोर्ट आती है, उसके आंकड़े आते हैं, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, ये अभी आज किसी को मालूम नहीं है। तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। ये मेरा मानना है कि मुनाफे में थोड़े घाटे का मामला है। यानी राष्ट्रीय और सामाजिक रूप से जो मुनाफा होने वाला है पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का, उससे जो फ़ायदा होता, मेरा मानना है कि उसमें थोड़ा सा घाटा हुआ है। अगर ये ना होता, ये परिस्थिति ना आती, तो सबसे आदर्श परिस्थिति होती।
लेकिन हमेशा जो है चीज़ें आपके वश में नहीं होती, आपके हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको मजबूरी में करनी पड़ती हैं जिनको आप नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है मैं सरकार के इस फैसले को इसी रूप में देखता हूँ। अब ये देखना है कि इसका क्या असर होता है। इस संभावित नुकसान मानकर मैं नहीं चल रहा हूँ कि बीजेपी को या एनडीए को नुकसान होगा। संभावित नुकसान जिसकी उम्मीद विपक्ष कर रहा था, वो संभावित नुकसान दरअसल होगा या नहीं, या संभावित नुकसान संभावित फायदे में बदल जाएगा, ये देखने की बात होगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।